कैप्टन सफदर पर जो सख्तियां और पाबंदियां लगाई गई थी, अब वक्त आ गया है कि वो फौरी तौर पर खत्म की जाएं। मियां साहब अब सोच रहे होंगे जमाई सादा है, लेकिन बात तो 16 आने दुरुस्त की है। आप इस वीडियो में कैप्टन सफदर की गुफ्तगू मुलाहजा कर सकते हैं। मगर हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत, हमने दफना दिया इस नारे को। अफसोस से कहता हूँ। बेचारे को बीवी से तनख्वाह लेने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। शरीफ खानदान का दिफा करने के लिए उल्टी सीधी कलाबाजियां तक लगानी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर 1500 रियाल मिलते हैं। खैर अब तो तनख्वाह बढ़ गई होगी। बेचारा मस्त मलंग बनने की भरपूर अदाकारी करके अपनी इज्जत बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नानी 2 मिनट में इसको नानी याद करवा देती है। इसीलिए तो कहते हैं जिसका खाते हैं उसके झूठे गुण भी गाने पड़ते हैं। वरना हकीकत तो ये है कि कैप्टन सफदर बेचारा होम अलोन मूवी का वो बच्चा है जिसे घर वाले लंदन ट्रिप पर जाते हुए घर भूल जाते हैं, और फिर वो घर की सफाई वगैरह करके मीडिया पे आकर खुद को दरवेश साबित करने की नाकाम कोशिश करना शुरू कर देता है। कैप्टन सफदर ना तो नाम से दरवेश है और ना ही किसी पीर फकीर का मलंग है जिसका नाम दरवेश पड़ जाता। मुसूफ अपनी बेबसी, बेचारगी और तन्हाइयों के हाथों दरवेश बन चुके हैं। कैप्टन साहब अगर लंबी छलांग मारने की बजाय अपने प्रोफेशन से ही मुखलिस रहते तो आज ब्रिगेडियर या जनरल रैंक के अफसर होते। माशरे, घर और खानदान में इज्जत होती। हर रोज शाम को सिगार पीते हुए गोल्फ खेलते, अपनी जिंदगी जीते और मजे से जीते। लेकिन जब से मुसूफ के गले में मरियम नवाज का डोल बांधा गया है, बंदा कखों होला पै गया। पनामा करप्शन की तहकीकात में साबित हुआ कि बंदा नाचीज 1500 रियाल पर शोहर लगा हुआ है। चंद दिन पहले तकरीर करते हुए अपने पागलपन और एहसासे महरूमी का मुजाहरा करते हुए नवाज शरीफ की ईमानदारी की मिसाल देते हुए कहा कि अगर नवाज शरीफ करप्ट होता तो मुझे कम से कम केनाल का बंगला तो दे देता। ये दरवेश की तरफ से नवाज शरीफ की ईमानदारी की मिसाल नहीं थी, बल्कि दिल में नाग की तरह डसने वाली हसरत की आग जो बेवक्त और गलत मौके पर मुंह से निकल गई। कभी आप तारीख के औराक हाथ में पकड़ के सोचिएगा कैप्टन सफदर में कौन सी खूबी थी या हालात का कौन सा तकाजा था कि शरीफ फैमिली को इसे अपना दामाद तस्लीम करना पड़ा। ये तस्लीम और इकरार इस माशरे के लिए था या अंदर खाते असलियत क्या है, ये कंधे पर रुमाल रखकर हजारा के जंगलों में फिरने वाला दरवेश जानता है, ये मरियम अवान जानती है। किसी भी शोहर की इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि इसका नाम, इसकी जात, इसकी बीवी के लिए महज तोहमत बनकर रह गई हो। ना दरवेश का नाम मोतबर हो सका और ना ही बेचारे को कोई मकाम मिला। जिसने भी सफदर अवान को हालात और वाकयात में परखते हुए सिर्फ दरवेश जितने छोटे लफ्ज में बंद किया है, आफरीन है उस बंदे की काबिलियत पर। एक बार मुसूफ जलसे में फरमा रहे थे, मरियम ने चूड़ियां तोड़ दी हैं, अब वो हथकड़ियां पहनने के लिए तैयार है। दरवेश साहब आप 20 साल पहले सुल्तान राही की फिल्मों वाले जज्बात लिए फिरते हो। अवाम जानती है इसने कौन सी चूड़ियां तोड़ी हैं। गुलाम साहब आपको इसका शोहर बनकर कुछ हासिल हो ना हो, इस फितना परवर औरत की दो रंगियों को आप जरूर भुगतेंगे। आप बेशक किसी दरबार या मजार पर जाकर दमाले डालते मलंग भी बन जाएं, आपके इसके साथ एग्रीमेंट, आपकी मजबूरियां आपको खींचकर फिर सजा के लिए इस पक्की जालसाज के साथ जोड़ देंगी, क्योंकि बेशक आप स्टाम्प पेपर वाले मजाजी खुदा हैं। लेकिन हमारे माशरे का जज्बा रहम मरियम अवान को अकेले सजा नहीं भुगतने देगा, आप हिस्सेदार रहेंगे। हर कोई समझेगा जरूर इसका शोहर भी इसकी जालसाजी के साथ शामिल है। खैर ऐसे बयान ना देने में गुलाम का कुछ ज्यादा कसूर नहीं होता। महंगाई की वजह से जब खर्चे ज्यादा हों और तनख्वाह कम हो तब बंदा ऐसे बयान देता है। अब इसका काम ही बस इस किस्म के बयान ना देना है। अगर इसमें कोई काबिलियत या फिर शरीफ खानदान इसे थोड़ी बहुत भी इज्जत देता तो ये बेचारा भी किसी ओहदे पे बैठा होता। हमारी कमजोर याददाश्त की वजह से ही शरीफ खानदान इतनी बेशर्मी से आज भी पाकिस्तान पे मुसल्लत है। 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने अपने सदारती इख्तियार 58(2)B को तब इस्तेमाल करते हुए बेनजीर भुट्टो की हुकूमत को करप्शन के इल्जामात के तहत बरतरफ कर दिया। नवाज शरीफ ने सदर के इस इकदाम का भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया। 1993 में सदर गुलाम इसहाक खान ने अपने इसी इख्तियार को दोबारा इस्तेमाल करते हुए करप्शन के इल्जामात के तहत ही नवाज शरीफ की हुकूमत हटाने और असम्बलियां तोड़ने का हुक्म जारी किया, तो नवाज शरीफ ने सदर का ये हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। नवाज शरीफ ने सदर के इस हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 1993 को अपना एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला सुनाया, जिसमें वजाहत की कि करप्शन और बैड गवर्नेंस से आइन शिकनी नहीं होती, लिहाजा सदर मज़कूरा सूरतों में असम्बलियां नहीं तोड़ सके। ईवान सदर और नवाज शरीफ के दरमियान तनाज़ा जारी रहा, जिस पर बिलाखिर पाक फौज ने मुदाखलत की और दोनों से इस्तीफा लेकर मामला खत्म कर दिया। 1997 में नवाज शरीफ अपने करप्शन के पैसे के जोर पे दूसरी बार मुल्क
کا وزیر اعظم بنا تو اس نے فوری طور پر 14ویں آئینی ترمیم کرتے ہوئے صدر کی اسمبلیاں توڑنے کا اختیار ختم کر دیا۔ اس آئینی ترمیم کے بعد نواز شریف کسی کے سامنے جواب دہ نہ رہا۔ نواز شریف نے مذکورہ آئینی ترمیم میں ایسی شکیں ڈالی کہ جس کے بعد پارلیمنٹ بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کے قابل نہ رہی۔ کچھ اراکین پارلیمنٹ نے اس آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ سپریم کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تو نواز شریف سخت طیش میں آگے اور کھل کر سپریم کورٹ پر تنقید کی، جس پر سپریم کورٹ نے ان کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجا۔ حالات خراب ہوتے دیکھ کر صدر پاکستان اور پاک فوج کے اس وقت کے سربراہ نواز شریف کو سمجھانے آئے اور درخواست کی کہ اس معاملے کو اچھے طریقے سے حل کریں۔ نواز شریف نے ضد کی کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا، ساتھ ہی نہایت جارحانہ اور تکبرانہ انداز میں نہ صرف سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کے ججز تعینات کرنے شروع کر دیے بلکہ جسٹس سجاد علی شاہ کے قریب سمجھے جانے والے ججوں کی تنزلی بھی کر دی۔ جن ججوں کی تنزلی ہوئی انہوں نے نواز شریف کے اس حکم کے خلاف کوئٹہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دی اور بہت سے ججز چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران پشاور ہائی کورٹ سے ان 2 ججز کی معزولی کا حکم آ گیا جن کی تنزلی ہوئی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سعید الزمان صدیقی نے خود کو سپریم کورٹ کا عبوری چیف جسٹس قرار دے دیا۔ تاہم چیف جسٹس سجاد علی شاہ اپنی کرسی پر موجود رہے اور نواز شریف کے خلاف کیس کی سماعت جاری رکھی، جس پر 30 نومبر 1997 کو عین اس وقت جب کیس کی سماعت